75 साल की उम्र में दुख दर्द बांटने वाला पास में कोई अपना न था। बुढ़ापे का यह अकेलापन, बेबसी अच्छी तरह समझती थी, इसलिए तो अपना दर्द भुलाकर दूसरों की मदद के लिए चल पड़ती थी निर्मला। रोज की तरह सुबह 7:30 बजे सोसाइटी के चौराहे पर आने वाली स्कूल बस का हॉर्न बजा तो निर्मला की आंख खुली। उन्होंने पहले थोड़ी देर यूं ही बैठकर अपने घुटने को सहलाया, फिर उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। यह दिल्ली के एक सोसाइटी की बिल्डिंग नंबर 2 के 6वें फ्लोर पर 2 बेडरूम फ्लैट है। निर्मला अकेली रहती है। पति सालों पहले साथ छोड़ गए। उनके दोनों बेटे विदेश जा बसे हैं। अब उनका दिन अकेले उदास ऐसे बीतता है जैसे शहरों में रहने वाले अकेले इंसानों का बीतता है। ब्रश करके उन्होंने थोड़ा लंगड़ाते हुए किचन में जाकर पानी पिया। सुबह सुबह पैर ज़्यादा ही अकड़ा रहता है। अपने लिए चाय चढ़ा दी। एक नज़र फ्रिज खोलकर देखा कि क्या क्या रखा है, क्या मंगवाना है। अपनी चाय छान कर रोज की तरह 2 बिस्किट लिए और बेडरूम की खिड़की के पास ऐसी जगह अपनी चेयर रखकर बैठ गई जहां से बाहर की आवाजाही देखती रहे। वे बाहर देखती रही। लोग आ जा रहे थे। उनमें से कई लोगों से आमना सामना होने पर हाय हेलो भी हो गई है। बस इतना ही तो फैशन है इस शहर का। कोई खास हो गया तो कभी घर आ गया, वरना सड़क पर आते जाते सब रिश्ते निभा लिए जाते हैं। बाहर देखने पर लगता है कि एक दौड़ सी है, सब भागे ही जा रहे हैं। खैर, कोई आए जाए उन्हें क्या, उन्हें जितने दिन जीना है अकेले ही जीना है, यह सच वे स्वीकार कर चुकी हैं। तो अब उन्हें किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। अरे वाह, आज तो चाय कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। सुबह से फ़ोन भी नहीं देखा। निर्मला ने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया। बेटे सुजीत और सूरज के गुड मॉर्निंग माँ के मैसेज थे। उन्होंने खुशी के भाव से गुड मॉर्निंग बच्चों को लिख दिया। सोसाइटी के इस फेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। कई लोगों ने व्हाट्सएपिया ज्ञान बघारा हुआ था जिससे वे बहुत चिढ़ती थी। कुछ मैसेज उनके कुछ रिश्तेदारों के थे जिन पर उन्होंने सरसरी नज़र डाली। जवाब जितना छोटा हो सकता था उतना दे दिया। निर्मला एक रिटायर्ड टीचर थी। थोड़ी देर वे फिर खिड़की के बाहर देखती रही। वे वहाँ 30 सालों से रह रही थी। काफ़ी लोगों को पहचानती थी वे। अब तो मेड शोभा के आने का टाइम हो गया था। शोभा की घंटी बजाने पर ही वे उठी। शोभा आती है तो उनका मुंह खुलता है, वरना बात करने वाला कोई नहीं। 55 साल की शोभा उनके घर 10 सालों से आती है। शोभा बहुत मेहनती स्त्री है निर्मला के लिए और निर्मला जैसी दूसरी अकेली रहने वाली स्त्रियों के लिए उसके दिल में करुणा का भाव रहता है। आते ही बोली, सॉरी आंटी, रेखा मैडम की बाई मिल गई थी, उसकी बात सुनने में देर हो गई। रेखा मैडम को 2 दिनों से बहुत तेज बुखार है, आपको तो पता ही है, देखने वाला कोई नहीं। क्या हुआ, उठ नहीं पा रही है? शोभा ने बताया। वह उन्हें मुश्किल से कुछ खिलाकर आई है, पर कोई उन्हें हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। अरे अरे, चल मेरे साथ, बस मैं कपड़े बदल लूँ। वह उठकर दरवाज़ा तो खोल पाएगी? नहीं आंटी, रेखा मैडम ने कहा है कि वे उठ नहीं पाएंगी। वह चाबी उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन को दे दे। इतनी देर में निर्मला ने कपड़े बदल लिए थे, अपना पर्स उठाया और कहा, चल जरा देख आओ। अकेली रहती है, उसके बच्चे भी तो बाहर ही है, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। पर आंटी, आप जाएंगी और अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, नाश्ता बना देती हूँ, फिर चलते हैं। आपका तो उनके साथ झगड़ा हुआ था ना? अरे ठीक है, 5 साल हो गए इस बात को तो। अपना दरवाज़ा बंद करते करते निर्मला बोली, बच्चों को देखा है, कभी लड़ते हैं, 4 दिन बाद फिर साथ खेलने लगते हैं। ये तो हम बड़े ही बेकार होते हैं कि लड़ कर बैठ जाते हैं। अब सोचती हूँ कि इंसान को हमेशा बच्चों की तरह झगड़ा करना चाहिए। लड़े चिल्लाए फिर एक हो गए। लिफ्ट आ गई तो शोभा का हाथ पकड़कर निर्मला बात करती जा रही थी। शोभा से वे हमेशा कुछ न कुछ बात करती रहती। उसके जाने के बाद उनका फिर पूरा दिन चुपचाप ही बीत जाता। शोभा ने पूछा, आंटी, आपको चलने में दर्द होता है ना? कैसे चलोगी? तू रहना मेरे साथ। आंटी, बाकी घरों में मेरा काम बचा है, मैडम लोग गुस्सा होंगी। पहले रेखा के घर जाकर देखती हूँ, फिर सोचते हैं। लिफ्ट से निकलकर निर्मला रेखा की बिल्डिंग की तरफ चलते हुए बहुत कुछ सोच रही थी। अपने दर्द की तरफ से भी ध्यान हट गया था। उसके पति रघुनाथ 65 साल के होते ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वे भी सरकारी नौकरी में थे। दोनों की पेंशन से उनका खर्चा चल जाता। पति का जाना उन्हें बहुत तोड़ गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला था और चारा भी क्या था। बच्चे उन्हें अपने पास 3-4 साल में 1 महीने के लिए एक बार बुलाकर बेटे होने का फर्ज निभा देते। उन्हें खुद आए हुए तो सालों बीत चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें अकेले ही जीना है।
सो वे इस सच को ना चाहते हुए भी स्वीकार कर ही चुकी थी। पहले उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता था कि वे जब भी बीमार हुई तो बेटों ने हर बार यही कहा, माँ आप फुल टाइम मेड क्यों नहीं रख लेती, पैसा हम दोनों भाई शेयर कर लेंगे। वे यह बात कह नहीं पाई कि कोई अपना कभी तो उनके साथ रहे। उनका भी मन होता है कि कोई उनसे बात करे, बच्चे कुछ दिन ही सही कभी तो आए, या उन्हें ही कोई बेटा अपने साथ ले जाए, उनसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहे। उनके बड़े-बड़े घरों में माँ के लिए थोड़ी-सी भी जगह नहीं। ना उनके खाने के कभी नखरे रहे, ना कभी पहनने के, तो भी बच्चे उन्हें अपने पास क्यों नहीं रख लेते? क्यों नहीं कोई उन्हें अकेले देख अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता कि चलो, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ अकेले रहने की, हम अपनी माँ को अकेले नहीं रहने दे सकते। उन्होंने तो कभी यह नहीं कहा कि वे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएँगी। जैसे-जैसे उन्हें धीरे-धीरे बहुत कुछ समझ आता गया, वैसे-वैसे मन उतना कोमल नहीं रहा जैसे हुआ करता था। पर एक बात ज़रूर थी कि जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई मुसीबत में है, वे मदद करने से पीछे न हटती। अब भी यही हो रहा था। जिससे अपने काम आसानी से न होते थे, वे रेखा की मदद के लिए शोभा का सहारा लेकर तेजी से जा रही थी। एक सोसाइटी के लोगों में बातचीत भले ही रोज न हो, लेकिन चेहरों से तो एक दूसरे को पहचानते ही है। रेखा की बिल्डिंग में पहुंचकर निर्मला ने वॉचमैन से कहा, मोहन रेखा के फ्लैट की चाबी देना। जी मैडम। शोभा के साथ निर्मला रेखा के फ्लैट में घुसी। लिविंग रूम में ही सामने रखी उसके पति की माला चढ़ी फोटो पर नजर डालते हुए आवाज दी, रेखा रेखा। कोई आवाज नहीं आई, एकदम सन्नाटा। इस सन्नाटे से निर्मला परिचित थी। ऐसा सन्नाटा ही तो उनके घर में भी रहता है। निर्मला कुछ कदम तेज करके रेखा के बेडरूम में पहुंची। रेखा को आवाज देते हुए उसका माथा छुआ, जैसे किसी अंगारे पर हाथ रख दिया हो। रेखा ने उसके हाथ की छुअन महसूस करते हुए आंखें खोली, फिर बंद कर ली। रेखा तेज बुखार में बेसुध सी थी। उसकी उम्र भी निर्मला से करीब 4-5 साल कम ही होगी। उन्होंने जल्दी से कैब बुक की। शोभा से कहा, इससे लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, तबीयत बहुत खराब लग रही है, इसे नीचे तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करना। निर्मला ने रेखा के कपड़ों पर नज़र डाली। उसने नाइटी पहना हुआ था, मुँह से कराह निकल रही थी। निर्मला का मन भर आया। उसने रेखा को उठाते हुए उसका सिर सहलाया। थोड़ी हिम्मत कर लो रेखा, हॉस्पिटल चलते हैं। रेखा ने अपना सिर पकड़ते हुए उठने की कोशिश की। समझ आ रहा था कि उसके सिर में तेज दर्द है। रेखा का एक हाथ निर्मला ने पकड़ा, दूसरा शोभा ने उसे नीचे लिफ्ट से लाए। कैब आ चुकी थी। मोहन को चाबी सौंप और निर्मला शोभा की हेल्प से रेखा को पीछे लिटाकर खुद ड्राइवर की सीट के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। इतना करने में उसका दर्द भी बहुत बढ़ चुका था। शोभा उन्हें इज्जत से देख रही थी। वह अच्छी तरह समझ सकती थी कि इस समय खुद निर्मला को कितनी परेशानी हो रही होगी, पर निर्मला अकेले रहने वालों का दर्द अच्छी तरह से जानती थी, तो वे इस समय रेखा को अकेले नहीं छोड़ पाई थी। हॉस्पिटल पहुंचकर निर्मला ने तुरंत इमरजेंसी में रेखा को देखने के लिए रिक्वेस्ट की। रेखा को एडमिट कर लिया गया और टेस्ट शुरू हो गए। निर्मला वहां रखी एक चेयर पर बैठ गई। चेयर आरामदायक नहीं थी। निर्मला को तकलीफ होने लगी। जल्दी में वे अपनी स्टिक घर छोड़ आई थी। वे इस चेयर पर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी। उन्हें समझ आ गया। उन्होंने वहीं बैठे-बैठे अपनी सोसाइटी के चेयरमैन संजीव शर्मा को पूरी बात बताई। संजीव ने फौरन कहा, मैं अभी उनके बेटों को रेखा जी की हालत बता देता हूँ और किसी से बात करके आपके पास भेज देता हूँ। संजीव सज्जन इंसान थे। उन्होंने कमेटी मेंबर्स से बात की। एक मेंबर की पत्नी मेघा ऐसी स्थितियों में हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहती। उसने सुनते ही निर्मला को फ़ोन किया, आंटी मैं आ रही हूँ, तब आप घर आ जाना। आपकी भी तबीयत खराब रहती है, आपने कुछ खाया, आपके लिए कुछ ले आऊँ? रेखा आंटी कैसी है? अभी तो एडमिट कर लिया है, उसे बहुत तेज बुखार था। तुम आ जाओ तो मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूँगी। संजीव ने रेखा के बेटे सुधीर और मुकेश को भी फ़ोन कर दिया। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के बाहर गए बच्चों के नंबर सोसाइटी की कमेटी के पास रहते ही है। दोनों बेटे परेशान हो उठे, बोले, मम्मी ने बुखार तो बताया था, पर ऐसी हालत है इसका अंदाज़ा तो हमें भी नहीं हुआ था। सुबह से फ़ोन नहीं उठाया तो हमने सोचा कि मम्मी सो रही होगी। अंकल, हम सोसाइटी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और तुरंत निकल रहे हैं। आप हमें निर्मला आंटी का भी नंबर दे दें।
रेखा के बच्चों ने एक मोटी रकम सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। मेघा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। बैठे बैठे निर्मला की कमर और घुटने का बुरा हाल था, पर इस समय उन्हें रेखा की चिंता थी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे एक छोटी सी बात पर उनकी रेखा से बहस हो गई थी। निर्मला डॉग्स को बहुत प्यार करती थी और रेखा इनसे बहुत चिढ़ती थी। ऐसे ही एक बार निर्मला सोसाइटी में जगह जगह बने डॉग्स फीडिंग प्लेस पर कुत्तों के लिए खाना डाल रही थी। रेखा वहां से गुजर रही थी। उसने कहा था, आप जैसे लोगों के कारण सोसाइटी में कुत्ते हो गए हैं, किसी को भी काट सकते हैं। आप लोगों को कुत्ते का इतना ही शौक है तो अपने फ्लैट में ही रखे। किसने मना किया है? निर्मला को भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा था, तुम्हें कोई कुछ कह रहा है? बेजवानों के पेट में कुछ जा रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? इन्होंने कभी किसी को काटा है? दोनों थोड़ी देर बहस करती रही थी। इसके बाद आमना-सामना होने पर हाय हेलो बंद हो गई थी। मेघा ने आकर जब कहा, हेलो आंटी, तब वे वर्तमान में वापस लौटी। मेघा उनके पास बैठ गई। आंटी, आप अब घर जाकर आराम कर लो। अब कोई न कोई आता रहेगा, सब मिलकर संभाल लेंगे। उनके बेटे भी आ रहे हैं, बेचारे बच्चे भागे आ रहे हैं। वैसे हम मिलकर संभाल ही लेते। स्त्री सुलभ ममता छलक उठी। संजीव जी ने मना तो किया था पर वे माने नहीं। रेखा के घर की चाबी लेकर पीछे से माली ने चौकीदार के सामने पूरा घर साफ कर दिया। बीमार जने की दवाओं की बदबू न रह जाए इसलिए माली किसी घर से स्प्रे भी ले आया। चौकीदार से निर्मला ने फोन कर कहा कि रेखा की मेड को बुलवा कर सारे कपड़े साफ करवा दो। रेखा और निर्मला का लिहाज सब करते थे। फटाफट घर चकाचक कर दिया गया और गार्ड चाबी अपने साथ ले गया। निर्मला घर तो आ गई पर उन्हें रेखा की चिंता हो रही थी। घर आकर नहा धोकर वे फिर हॉस्पिटल चली गई। ऐसे कर कर के सब थोड़ी थोड़ी देर हॉस्पिटल की ड्यूटी मिलजुल कर निभाते रहे। मेघा रात को भी वहां रुकने के लिए तैयार हो गई। निर्मला सुबह ही तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई जिससे मेघा घर आ सके। और भी कई लोग अब हॉस्पिटल में रुककर निर्मला का साथ दे रहे थे। रेखा की रिपोर्ट्स आ गई थी। उसे मलेरिया हुआ था पर साथ ही और भी परेशानियां हो रही थी। दूसरे दिन परेशानियां और बढ़ गई। अब उन्हें एडमिट हुए 5 दिन हो गए थे। दोनों बेटे आ चुके थे। जब सुधीर और मुकेश आए तो घर को साफ देखकर थोड़े चौंके पर पता चलने पर सबको थैंक्स बोला। निर्मला उनका खाना सुबह से बनवा लेती और दोनों को स्नेह से खिलाती। सुधीर और मुकेश विवाहित थे पर अभी अकेले आए थे। दोनों उदास थे, परेशान थे, सबके सामने शर्मिंदा थे कि दोनों के होते हुए माँ अकेली यहाँ रहती है। निर्मला अनुभवी थी, यह बात अच्छी तरह से समझती थी कि पत्नियों की अगर माँ से न बने तो बेटे कुछ नहीं कर सकते। माँ को अकेले छोड़कर ही उनकी गृहस्थी बसती है। यह घर घर की कहानी है। मलेरिया ने रेखा को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक के बाद एक परेशानियां इतनी बढ़ी कि उसे बचाया नहीं जा सका। बेटे बिलख पड़े, सब ठगे से रह गए। निर्मला जैसे पत्थर सी बैठी रह गई, कुछ न सूझा। उस समय वे घर पर ही सुधीर और मुकेश के लिए खाना बनवा रही थी जब उन्हें मेघा ने हॉस्पिटल से यह बुरी खबर दी। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली, आंसू पोंछे। इतने में उनके बेटों का भी फ़ोन आ गया। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं बताया, स्वर संयत रखकर बातचीत की और फ़ोन रख दिया। फिर सोचा, यह तो बैठने का टाइम नहीं है, और भी काम होंगे। सुधीर और मुकेश को अभी बहुत सारे कामों में कोई चाहिए होगा, किसी की ज़रूरत होगी। अपने घुटने को सहलाते हुए वे फिर रेखा के फ्लैट पर जाने के लिए स्टिक लेकर खड़ी हो गई। रेखा का शव लेकर एम्बुलेंस आने वाली थी। उससे पहले रेखा की बिल्डिंग में जाकर उन्हें रेखा की विदाई की तैयारी करनी थी। सुधीर और मुकेश को कोई परेशानी न हो, यह देखना था। अपनी झुकती कमर और दर्द में अकड़े पैर के साथ स्टिक लेकर वे भारी मन और नम आंखों के साथ बिना किसी का सहायता लिए चुपचाप लिफ्ट की तरफ बढ़ गई।